नमस्कार मित्रों। FYBS सेमेस्टर 1 से 101 वेणी सहारम नाटक जिनके रचयिता है भट्ट नारायण। भट्ट नारायण के जीवन के बारे में हमने कुछ आंशिक जानकारी प्राप्त की कि जो वेणी सहारम नाम का एक अद्भुत नाटक है जिसका कथानक महाभारत के एक अद्भुत प्रसंग पर अवलंबित है, जिसका वर्णन भट्ट नारायण ने अपने कलात्मक कौशल से करके उस प्रसंग को जो महाभारत में उपलब्ध है उस प्रसंग को कुछ नवीन आयाम दिया है, नवीन फलक पर रजू किया है। तो ऐसे नाट्यकार के बारे में जानना बीतना ही आवश्यक है। लेकिन भट्ट नारायण एक ऐसा नाट्यकार है कि जिसके बारे में कुछ माहिती प्राप्त नहीं होती, और जो भी माहिती प्राप्त होती है वो ऐतिहासिक कुछ लेखों में मिलती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए भट्ट नारायण के जीवन पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि भट्ट नारायण से भी पूर्व कई नाट्यकार हो गए, कवि हो गए, जिन्होंने संस्कृत साहित्य में अपना उल्लेख करना उचित नहीं समझा। फिर भी उनके जीवन के बारे में माहिती प्राप्त होती है। किस प्रकार? तो उन्होंने अपना उल्लेख नहीं किया, लेकिन अपने से भी पूर्व जो कुछ महान नाट्यकार कवि हुए थे उसके बारे में उल्लेख किया है। तो इसके आधार पर भी हम माहिती प्राप्त कर सकते हैं कि यह कवि उसके बाद हुआ तभी उसने इसका वर्णन किया है। दूसरी बात यह है कि जो भी कवि थे, नाट्यकार थे, वे किसी न किसी वो राजा के आश्रित होते थे। तो उन्होंने अपने नाटक में अपने आश्रयदाता राजा, जिसने उन कवि के कलात्मक कौशल को, कवि की प्रतिभा को प्रोत्साहन दिया है, ऐसे राजा का भी वो अपने नाटक की प्रस्तावना में उल्लेख करना उचित समझते थे, तो उल्लेख कर देते थे। लेकिन भट्ट नारायण एक ऐसे विरल विभूति है जिन्होंने ना तो अपने बारे में कुछ बताने का कष्ट लिया है, ना अपने आश्रयदाता राजा के बारे में, ना और किसी कवि के बारे में कुछ भी माहिती उचित समझी, माहिती देना उचित समझा भी नहीं शायद उन्होंने। तो ऐसे भट्ट नारायण के जीवन के बारे में देखा जाए तो बंगाल के, मैंने आगे आपको बताया कि कुछ ऐतिहासिक लेख है, कुछ प्रमाण है, उसमें माहिती मिलती है। तो वो लेख थे प्रथम क्षितिज वंशावली, दूसरा था बंगराज घटक, तीसरा था राजा। इन तीनों ग्रंथों में कुछ बदलाव के साथ, कुछ आंशिक परिवर्तन के साथ भट्ट नारायण के जीवन के बारे में कुछ आंशिक माहिती प्राप्त होती है। तो इन तीनों ग्रंथ में जो माहिती प्राप्त होती है, इससे पता चलता है कि वह कान्यकुंज का निवासी था। आगे हमने देखा सांडिल्य गोत्र का ब्राह्मण था। कान्यकुंज यानी कि कनौज से वह बंगाल में जाकर बसा। बस इतनी सी माहिती भट्ट नारायण के बारे में मिलती है। अब देखने वाली बात यह है कि जो भी इन तीनों ऐतिहासिक लेखों में माहिती मिलती है भट्ट नारायण के बारे में, उसमें से राजा हरिचरित नामक ऐतिहासिक प्रमाण में लेख में जो भी माहिती मिलती है उसके आधार पर उस समय माहिती को ध्यान में रखते हुए एक विद्वान जिसका नाम है गजेंद्र दड़कर,
उन्होंने राजावली ने प्राप्त एक माहिती के आधार पर भट्टनारायण के जीवन पर थोड़ा सा अधिक प्रकाश डालने का प्रयास किया है। तो राजावली नामक ऐतिहासिक लेख में भट्टनारायण के बारे में मिलती माहिती के अनुसार भट्टनारायण ने उस समय कान्याकुंज यानी कि कनौज का क्यों त्याग किया, क्यों छोड़ दिया, इसके बारे में प्राप्त माहिती मिलती है, जिसका गजेंद्र गढ़कर ने उल्लेख किया है। गजेंद्र गढ़कर बताते हैं कि भट्टनारायण उस समय कान्याकुंज में एक और ब्राह्मण धर्म और एक और बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म उस समय ईस्वी की 7वीं सदी की बात की है, तो उस समय अपना प्रभाव, अपनी पकड़ मजबूत बनाने के प्रयास में बौद्ध धर्म उसके अनुयायी लगे हुए थे। और उस समय बंगाल में जो वैदिक कर्म कांड करने वाले ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मण का बौद्ध अनुयायियों ने विरोध करना शुरू किया। उन्होंने ऐसे वैदिक अनुष्ठान क्रिया करने वाले कर्मकांडी ब्राह्मणों को पाखंडी कह के पुकारा। और उस समय बौद्ध धर्म का आविर्भाव हो रहा था, तो बौद्ध धर्म का प्रभाव इतना मजबूत करने के लिए, बौद्ध धर्म की पकड़ मजबूत बनाने के लिए, उसकी नींव मजबूत बनाने के लिए उन्होंने इस प्रकार वैदिक कर्मकांडी ब्राह्मणों की अवहेलना की। लेकिन जो वैदिक कर्मकांडी ब्राह्मण थे वो हिंदू धर्म को बचाने के लिए और अपने वैदिक कर्मकांड को सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्न में जुटे। और उसी समय बौद्ध धर्म के उत्पीड़न के कारण, बौद्ध धर्म के दबाव उत्पीड़न के कारण भट्टनारायण ने कान्याकुंज यानी कि कनौज का त्याग किया। कनौज का त्याग किया और बंगाल में जा बसे। कनौज से बंगाल जा बसे। जो ऐतिहासिक माहिती इस प्रकार राजावली चरित्र में प्राप्त होती है, इसके आधार पर गजेंद्र गढ़कर उनका जो कनौज से बंगाल क्यों गए, इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए यह उदाहरण देते हैं कि उन्होंने जो बौद्ध धर्म था उसके उत्पीड़न के कारण अपने वैदिक कर्मकांड को सुरक्षित रखने के लिए और अपना जो वैदिक कर्मकांड, अपनी आजीविका का जो स्रोत था, जो साधन था, उसे सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने कनौज छोड़ दिया और बंगाल जा बसे। इस प्रकार की माहिती को गजेंद्र गढ़कर ने पुष्टि दी है। अब हम देखते हैं कि भट्टनारायण के जीवन के बारे में जो माहिती मिली इस ऐतिहासिक लेखों में से, उसमें एक तथ्य यह निकल आता है कि बंगाल, तो उस समय बंगाल का जो शासक था आदिशूर, जो माहिती मिलती है इन लेखों में, आदिशूर जो गोरा देवपति नाम से भी जाना जाता था, जिसने सेन वंश की स्थापना बंगाल की, यानी कि बंगाल में उस समय का सेन वंश का स्थापक, जिसका समय ईस्वी सन की 7वीं सदी का उत्तरार्ध माना गया है। अब देखने वाली बात यह है कि यदि भट्टनारायण बंगाल में जो इन तीनों ग्रंथों में माहिती मिलती है उसके बारे में हम भट्टनारायण की जीवनी, उसके जीवन का परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, तो बंगाल में यदि जो कनौज से आदिशूर के निमंत्रण पर भट्टनारायण अन्य 4 ब्राह्मणों के साथ बंगाल में जाकर बसे और कनौज के
राजा ने उन्हें वहाँ जाने का अनुरोध किया, निवेदन किया और वह जाकर बंगाल में बसे। यदि यह माहिती सत्य है तो देखने वाली बाबत यह है, उस समय विद्वानों ने इसके बारे में कुछ अपने मंतव्य पेश किए हैं। तो प्रथम मंतव्य के अनुसार यदि भट्ट नारायण बंगाल के आदि सूर यानी कि सेन वंश के स्थापक गौड़ाधिपति के सानिध्य में उनकी कहने पर वहां जाकर बसे और उन्होंने वैदिक यज्ञ करवाया। वैदिक यज्ञ के बाद उन्हें एक गांव दक्षिणा में दिया और दूसरे 4 ब्राह्मण थे, उनको भी एक गांव दक्षिणा में दिया। यदि ऐसा होता तो देखने वाली बात यह है कि भट्ट नारायण से पूर्व भी संस्कृत साहित्य में कितने ही नाट्यकार हो गए, कवि हो गए। कालिदास, बाण, भास, श्रीहर्ष, दंडी। तो उन्होंने अपने ग्रंथों में अपने आश्रयदाता राजा, जिन्होंने ऐसे कवियों के कलात्मक कौशल को, कवियों की काव्य प्रतिभा को प्रोत्साहन दिया है और राज्याश्रय दिया है, ऐसे कवियों ने उस राजा के, जिस राजा ने कवियों की प्रतिभा बाहर लाने के लिए उसे प्रोत्साहन दिया, राज्याश्रय दिया, तो उस राजा का उस कवियों ने वर्णन किया है, अपने नाट्य ग्रंथों की प्रस्तावना में प्रशंसा की है। इस प्रकार देखा जाए तो यदि भट्ट नारायण को आदि सूर ने सम्मान किया, यज्ञ करवाया, बुलाया, भट्ट नारायण को अपने बंगाल में बुलाया, उससे यज्ञ करवाया, सम्मान किया, एक गांव दक्षिणा में दिया, ऐसा होता तो भट्ट नारायण की अपने पुरोगामी, अपने से जो पहले हो गए नाट्यकार कवि, उनकी तरह अपनी प्रशंसा करता, लेकिन ऐसा कहीं पर हुआ नहीं है। उसके नाटक की प्रस्तावना में न तो उसने अपने आश्रयदाता राजा का नाम उल्लेख किया है, न उसकी प्रशंसा की है। इसलिए इस बाबत की विद्वानों ने पुष्टि की है कि भट्ट नारायण को आदि सूर ने बुलाया होता, उसका सम्मान किया होता, तो अपने नाटक में उसका नाम उल्लेख भट्ट नारायण करता कि उस राजा ने मुझे आश्रय दिया, इसके आश्रय में मैंने अपनी काव्य प्रतिभा का विस्तार किया, नाट्य प्रतिभा का विस्तार किया, आदि आदि। दूसरा मंत्र विद्वानों ने ये रजू किया है कि चलो मान लेते हैं कि भट्ट नारायण ने आदि सूर का उल्लेख नहीं किया, धार्मिक उत्पीड़न के कारण, बौद्ध धर्म के उत्पीड़न के कारण उन्होंने कान्य कुंज का त्याग किया और वहां चले गए। दूसरा मत यानी कि मंतव्य इन ग्रंथों के आधार पर यह है कि कान्य कुंज का राजा, जिसका नाम उल्लेख नहीं किया है, कान्य कुंज का नरेश, जो अपने राज्य में वैदिक कर्मकांडी ब्राह्मणों को नियुक्त करता था, वैदिक कर्मकांड को प्रोत्साहन देता था, अपने राज्य में वैदिक कर्मकांड करने वाले ब्राह्मण को राज्याश्रय देता था। ऐसे प्रमाण इन ग्रंथों, इन ऐतिहासिक लेखों में मिलते हैं। यदि यह बात सत्य है तो कान्य कुंज नरेश किसी आदिसूर नामक अपने मित्र या किसी अन्य प्रदेश के राजा के कहने पर अपने राज्य के कुछ पंडित ब्राह्मण को, विद्वान ब्राह्मणों को दूसरे राज्य में क्यों भेजेगा, जो अपने राज्य की प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, अपने राज्य की धरोहर है। कर्मकांडी ब्राह्मणों को वो स्वयं प्रोत्साहन देता था, तो दूसरे राज्य में क्यों भेजेगा? तो यह भी एक दूसरा प्रश्न उपस्थित होता है भट्ट नारायण के जीवन के बारे में इन ग्रंथों में मिल रही माहिती के अनुसार। तीसरी बात यह है कि भट्ट नारायण ने
उन्होंने कनौज में ही लिखा था और बंगाल गए उससे पहले उन्होंने अपने नाटक की रचना पूर्ण कर दी थी। इसी कारण कुछ विद्वान ऐसा मानते हुए रहे कि भट्टनारायण ने वैदिक आहार नाटक कनौज में लिखा, बाद में वे बंगाल चले गए, उसी कारण उन्होंने अपने नाटक में आदि सुर का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि नाटक लिख चुके थे तो कैसे उल्लेख करते अपने नाटक की प्रस्तावना में नाटक लिखने के बाद। चलो मान लेते हैं जो विद्वानों के मन से कनौज से बंगाल गए उससे पहले उनके नाटक की रचना हो गई थी। नाटक की रचना हो गई थी तो कनौज के राजा भी ऐसे विद्वान ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, वैदिक कर्मकांडी ब्राह्मणों को अपने राज्य में आश्रय देते थे। तो भट्टनारायण ने मानो कि बंगाल के राजा का उल्लेख नहीं किया अपने नाटक की प्रस्तावना में, किंतु कनौज के राजा का उल्लेख अवश्य करते। तो ऐसा भी नहीं हुआ, उन्होंने ना तो बंगाल के राजा का उल्लेख किया है ना कनौज के राजा का उल्लेख किया है। इससे कुछ विद्वान है गजेंद्र गढ़कर के अलावा भी ऐसे विद्वानों ने इस मंत्र की पुष्टि की है कि गजेंद्र गढ़कर आदि विद्वानों ने कहा है कि भट्टनारायण कान्यकुंज से बंगाल इसीलिए चले गए कि बौद्ध धर्म का उत्पीड़न हो रहा है। उस समय एक और बौद्ध धर्म अपनी पकड़ मजबूत बनाने के प्रयत्न में लगा हुआ था। बौद्ध धर्म के अनुयायी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे थे और उसी समय वे वैदिक क्रिया कांड करने वाले ब्राह्मण की अवहेलना करते थे। तो वैदिक कर्म कांड करने वाले ब्राह्मण जो कर्मकांड उनके आजीविका का स्रोत था, वे अपने को सुरक्षित महसूस पा नहीं रहे थे, इसलिए अपनी सुरक्षा के हेतु, अपनी कर्मकांड की सुरक्षा के हेतु उन्होंने जो कनौज में बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था, तो इस प्रभाव को, बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए अपने को सुरक्षित महसूस करने के लिए कनौज में से बंगाल में जाना उचित समझा, जहां बौद्ध धर्म का उत्पीड़न न हो और वे अपने को सुरक्षित महसूस कर सके। और वे इस प्रकार कनौज से बंगाल गए। इसी कारण उन्होंने अपने नाटक में न तो कनौज के राजा का उल्लेख किया है न बंगाल के राजा का उल्लेख किया है जिन्होंने हासिल किया। अब दूसरी बात भी यह है कि यदि कुछ विद्वान इस पर भी प्रश्न उठा रहे कि यदि बौद्ध धर्म का उत्पीड़न हो रहा था और वैदिक कर्मकांडी ब्राह्मणों की अवहेलना उन्होंने बौद्ध धर्म के अनुयायी ने की, तो बौद्ध धर्म का भी अपने नाटक में वो उल्लेख करते कि बौद्ध धर्म ऐसा था, उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए, अपनी नींव मजबूत बनाने के लिए जोर शोर से प्रयत्न करने शुरू कर दिए थे और बौद्ध धर्म के प्रभाव उनके उत्पीड़न से समाज में अंधाधुंधी फैल चुकी थी। इस प्रकार का कुछ उल्लेख करते, लेकिन भट्टनारायण ने न तो कनौज के राजा का उल्लेख किया, न बंगाल के राजा का उल्लेख किया, न बौद्ध धर्म के उत्पीड़न का उल्लेख किया। इसलिए भट्टनारायण के जीवन की जो भी माहिती प्राप्त होती है वह उलझन से भरी माहिती है, उसके बारे में कुछ स्पष्ट माहिती प्राप्त होती नहीं है। अब इसके आगे हम आएंगे भट्टनारायण के समय पर, उसके जीवन के बारे में हमने आगे चर्चा की और आज चर्चा की।
इसके बाद भट्ट नारायण का समय कौन सा था, कौन से समय में भट्ट नारायण हो गए। अब समय निर्धारण भी ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर किया जाएगा।